press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ और डीआरडीओ द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन की, जिसका नाम था ऑपरेशन वाइट वॉश। तो ये बात है सन 2009 की, जब कश्मीर के जवाहर टनल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण टनल को बंद कर दिया जाता है। कोई भी हादसा ना हो इसलिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जाती है और इस काम को और भी तेज़ी से करने के लिए DRDO के लेस्टेक डिपार्टमेंट को भी बुलाया जाता है। दोस्तों, जिस समय BRO और लेस्टेक मिलकर बर्फ़ हटा रहे थे, तभी वहाँ पे रॉ का एक सीनियर फील्ड ऑफिसर भी मौजूद था। रॉ का सीनियर फील्ड ऑफिसर यह देखता है कि लेस्टेक एक एडवांस व्हीकल का उपयोग कर रहा है, जिसके पीछे कुछ आर्टिलरी गन टाइप की रखी है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था काली। काली को देखते ही रॉ का वो ऑफिसर इतना उत्सुक हो जाता है कि मानो उसने जीवन में पहली बार ऐसा डिवाइस देखा हो। रॉ का वो ऑफिसर काली के बारे में जानने के लिए लेस्टेक के वैज्ञानिकों से बात करने लगता है। लेस्टेक के वैज्ञानिक अफसर को यह बताते हैं कि असल में यह गन, जिसका नाम काली है, एक लेज़र गन है जिसकी मदद से टनल में छोटे छोटे एवलांच लाए जा सकते हैं। रॉ का ये अफसर वैज्ञानिकों की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस तकनीक का उपयोग युद्ध के क्षेत्र में करा जा सकता है। इस प्रकार कश्मीर से दिल्ली आते आते यह अफसर अपने सीनियर को इस तकनीक के बारे में बताता है, लेकिन उस समय उसके सीनियर इस तकनीक को बेकार बता उसका मजाक उड़ा के उसको मना कर देते हैं। रॉ का ये अफसर हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने कई महीने लेस्टेक और सास के साथ मिलकर एक डिजिटल प्रोजेक्शन तैयार करा और उस टाइम के रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी के पास पहुंचा दिया। संजीव त्रिपाठी इस तकनीक के लिए मान जाते हैं और उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर SK नारायण से बात करते हैं। उस समय NSA SK नारायण और रॉ के चीफ संजीव त्रिपाठी बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए संजीव त्रिपाठी को NSA को यह बात समझाने के लिए और मनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद NSA SK नारायण उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मना लेते हैं और इस प्रकार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है और NSA SK नारायण इस प्रोजेक्ट के हेड नियुक्त करे जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट के टीम को बनाने की। प्रोजेक्ट की टीम के लिए रॉ, DRDO, लेस्टेक, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से चुने जाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है ऑपरेशन वाइट वॉश। इस दौरान रॉ और सास के ऑफिसर 20,000 फुट के ऊपर सियाचिन में इंडियन आर्मी बेस का दौरा करते हैं, जहां से पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को साफ साफ देखा जा सकता था। सास के वैज्ञानिक पूरे एरिया की मैपिंग करके ऐसे ट्रिगर पॉइंट को चुनते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट के बाद पूरा का पूरा एरिया बर्फ के नीचे दब जाए और पाकिस्तान को कोई भी सबूत मिलने का मौका ना मिले। ट्रिगर पॉइंट्स को चुनना और पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पेपर पर हो चुकी थी, लेकिन लेस्टेक के वैज्ञानिकों के सामने कुछ चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती यह थी कि 10 टन से भी ज़्यादा भारी काली गन को और उसको पावर देने वाले जनरेटर को 20,000 फुट पर कैसे ले जाया जाए, और दूसरी चुनौती यह थी कि अगर काली का प्रयोग जमीन पर करा गया तो उसकी वाइब्रेशन से आसपास की बर्फ गिर सकती है और इससे इंडियन आर्मी को भी खतरा हो सकता है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि काली का प्रयोग जमीन से नहीं बल्कि एयर प्लेटफॉर्म यानी कि आसमान से किया जाएगा और इसके लिए रॉ के एविएशन विंग ARC इंडियन आर्मी के विशालकाय IL-76 प्लेन का उपयोग करेंगे। दोनों IL-76 प्लेन को कैटक में मौजूद ARC के एयरबेस पर लाया जाता है और उन पर काली 50,000 लेजर वेपन को लगाया जाता है। यह काली 50,000 लेजर वेपन उस काली गन से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक था। दोनों IL-76 प्लेन में काली को लगाने के बाद इन दोनों प्लेन को सरस्वत के एयरफोर्स स्टेशन पर पार्क कर दिया जाता है, जहां इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को तैनात कर दिया जाता है। इधर इंडियन आर्मी के सियाचिन पोस्ट पर पहले से ही एक टीम मौजूद थी जिन्हें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी गई थी। प्लान के अनुसार सब कुछ करने के बाद ऑपरेशन वाइट वॉश के लिए D-Day चुना जाता है, 7 अप्रैल 2012 दोपहर 12 बजे। इस प्रकार D-Day के दिन काली से लैस दोनों IL-76 प्लेन उड़ान भरते हैं और अपने अपने निर्धारित कोऑर्डिनेट के आसपास पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इनके साथ साथ हिंदुस्तान एयरफोर्स का AWAC प्लेन और साथ में रिफिलिंग के लिए IL-78 प्लेन भी भेजा जाता है। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए सुबह 2 बजे से ही 6 मिराज फाइटर जेट और सुखोई फाइटर जेट को एरिया को स्कैन करने के लिए भेजा जा चुका था। 7 अप्रैल की सुबह 4 बजते ही IL-76 प्लेन में लगी काली गन 30,000 फुट की ऊंचाई से ट्रिगर पॉइंट पर 100% प्रिसीजन के साथ लेजर शूटिंग स्टार्ट कर देती है। 5:40 पर सियाचिन में ऑब्जर्वेशन टीम को एवलांच की आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है।
पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर पर हिमस्खलन शुरू हो चुका था, जिसकी तेजी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पाकिस्तान आर्मी एवलांच को देखते ही अपने आर्मी के जवानों को अलर्ट करने की कोशिश, लेकिन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से गिरती हजारों टन बर्फ उन्हें कोई मौका नहीं देती। 10 से 15 मिनट में ही पाकिस्तान आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर 100 से 80 फीट की मोटी बर्फ के नीचे दब जाता। पाकिस्तान आर्मी के अनुसार उनके 124 फौजी मारे गए, लेकिन इंडियन आर्मी के अनुसार उनके 130 से भी ज़्यादा फौजी मारे गए। पाकिस्तान आर्मी के अनुसार नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर के ऊपर 80 फीट से भी मोटी बर्फ गिरी थी। हाल ही का ये विनाशकारी रूप देखकर DRDO के वैज्ञानिक भी एक बार के लिए भयभीत हो गए थे। यह एक ऐसा मिशन था जिसे शायद ही पाकिस्तान कभी बुला पाए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।